देखिए, जिसने भी जनता का धन लूटा है, जिसने जॉब के एवज में औने पौने दाम पर गरीबों से ज़मीनें हड़पी है, जिसने 600 करोड़ का मोटा घोटाला गौ माता का चारा चोरी करने के बाद घोटाला किया है, तो उसको तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज जांच के बाद यदि जांच एजेंसी आपके कई बार कोर्ट जाने के बाद भी आपको कोई राहत नहीं मिलती है और जांच एजेंसी उसमें कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तो इसमें सवाल तो ये होना चाहिए कि किस प्रकार से जो लोग युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार को लैंड के नाम पर, लैंड छीनने के नाम पर 1/4 और 1/5 प्राइस पर गरीबों की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी लैंड को लेकर आपने नौकरियां दी और कैसे उनका शोषण किया, आज उसका भांडाफोड़ हुआ है। ये रिवर्स रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड तो अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था। ये रिवर्स रॉबिनहुड में ये प्रथम परिवार भ्रष्टाचार का गरीबों से चोरी करता है, उनकी ज़मीन हड़पता है और अपनी जेबें भरता है और 600 करोड़ का घोटाला करता है। तो इसमें जो कानूनी कार्रवाई थी वो कानून सम्मत हो रही है। लेकिन सर, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी आप मसल्स पावर और एजेंसीज का इस्तेमाल करके अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये इल्जाम लगते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सैक किया जाए, ये भी मांग किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे लगता है कि आज जो भी कार्रवाई हो रही है, इसको शुरू करने का काम तो जेडीयू के ललन सिंह ने किया था। सबसे पहले अगर किसी ने इस पूरे विषय पर शिकायत की थी तो वो जेडीयू के ललन सिंह थे। हाँ, उस समय पर क्योंकि यूपीए की सरकार थी और जांच करने के नाम पर कैसे संरक्षण दिया जाता था भ्रष्टाचारियों को, ये पूरा देश जानता है। पर आज सवाल ये बनता है कि ये विक्टिमहुड और वेंडेटा कार्ड खेलने का कोई औचित्य नहीं है। लालू जी को 4 बार कोर्ट से सजा मिली है, क्या वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और पहली बार सजा तो 2013 में मिली। पहली बार लालू जी गिरफ्तार हुए तो 97 में हुए, तब तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। तो ये बार बार विक्टिमहुड और वेंडेटा कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जिस नीतीश बाबू ने बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें की थी 2017 में, नीतीश बाबू जी ने इसी आधार पर तो गठबंधन तोड़ा था ना। आज नीतीश बाबू बताए कि जब उसी मामले में, जिस मामले को लेकर उन्होंने 2017 में आरजेडी से रिश्ता तोड़ा था, आज उसमें चार्जशीट दायर हो गई है, तो क्या ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को वो अपने कैबिनेट में रखेंगे? और जहां तक विपक्षी एकता की बात है, तो विपक्षी एकता का पुल किस प्रकार से जल समाधि ले रहा है, उसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये वैसे भी विपक्षी एकता का एजेंडा भ्रष्टाचार बचाओ ही है। सारे भ्रष्टाचारी, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इन लोगों ने वैसे ही एक आने का निर्णय किया था। अब वो भ्रष्टाचार बचाने ही आए हैं। एक तरफ डिफेंस डील विदेश में जाकर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और यहाँ पर पटना में बैठे बैठे भ्रष्टाचारी अपने अपने आप को कैसे डिफेंड करना है उसकी डील करते हैं। सर, दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस, दिल्ली सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई होनी है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, जो भी ऑर्डिनेंस और अध्यादेश लाया गया है और अथॉरिटी बनाई गई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 95 के प्रकाश में और संविधानिक प्रावधान 239AA 3B के प्रकाश में ही बनाई गई है। इसीलिए आज जो भी किया गया है वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में किया गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग करती है तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर आएगा। परंतु आज सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो इस पर गोलबंदी करना चाह रहे थे, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ गोलबंदी करना चाह रहे थे? और इस पर राजनीतिक मुद्दा बनाने से अच्छा पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले जाते, यदि उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। आज गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, महाराष्ट्र में जिस
एआईटीसी के लीडर कुणाल घोष का कहना है कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि एक या दो पार्टी को तोड़ करके और वो लोकसभा इलेक्शन में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी, उनका कहना है कि बीजेपी और एंटी बीजेपी पार्टियों के बीच में 2024 का मुकाबला होने वाला है और इस तरह के घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा है कि कितना मजबूत इनका रिश्ता है ये तो एनसीपी के घटनाक्रम से पहले ही दिखाई दे रहा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनेंस को लेकर लड़ रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी को 370 को लेकर घेरा। कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर पंचायती पोल्स को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने लेफ्ट की सरकार केरल में उस पर निशाना साधते हुए कहा कि सुधाकरन जी को जो उन्होंने गिरफ्तार किया था वो गलत था। इसके अलावा HAM मतलब मांझी जी की पार्टी पहले ही बिहार के गठबंधन से निकल गई है। RLD के नेता पहुंचे नहीं। BJD, BRS, जो उसके अलावा BSP और ऐसे कई दल है जिन्होंने इस पूरी मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जो BRS को राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम बताते हैं, KCR को, उनसे जाकर अखिलेश यादव जी मिल गए और अखिलेश यादव जी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कितने एक है ये तो अपने आप ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि ना इनमें कोई मिशन है ना इनमें कोई विजन है। ये केवल अपने भ्रष्टाचारी कमीशन, अपने फैमिली के पोजीशन और अपने अपने एम्बिशन फॉर पोजीशन को बचाने के लिए आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी एकता उस बिहार के पुल की तरह ही है जो बनने से पहले बार बार जल समाधि ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।